गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे धातु और अधातु का लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे लेक्चर 4 में, और लेक्चर 5 में हम लोग आज बात करेंगे कि प्रकृति में जो धातु है वो मौजूद है प्रकृति में। तो प्रकृति में धातु अलग अलग अवस्था में पाई जाती है। जैसे जब आपको हम बताए थे सक्रियता श्रेणी, एसिड बेस और सॉल्ट में डिस्कस किया हुआ है, अम्ल क्षार लवण में उसका डिस्कशन है। उसको जाके एक बार पक्का आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें था लीक न कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा लेड और टीन को हाइड्रोजन पर। उसके नीचे में था कॉपर था, सोना था, चांदी था, प्लेटिनम था, मरकरी था, ये सभी कुछ धातु था। तो उसमें जो ऊपर के धातु थे, लीक ना कर मेरे आरजू को, वरना फेंक दूंगा लेड और टीन को हाइड्रोजन पर, कॉपर, Ag, Au, Hg, Pt, ये सभी। इसमें जो ऊपर का धातु है लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये अति सक्रिय है। इसमें जो नीचे में है हाइड्रोजन तक, ये मध्यम सक्रिय है और ये सभी निम्न सक्रिय है। और इसी श्रेणी का नाम है, इसको हम डिस्कस करवाए हुए हैं, इसका नाम है सक्रियता श्रेणी। बहुत बार इसकी चर्चा हम किए थे और आज भी कर देते हैं। अर्थात तत्वों को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर जब आपने सजाया तो आपको एक उदग्र श्रेणी प्राप्त हुआ, जिसे आपने क्या कहा, सक्रियता श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्रेणी केमिस्ट्री के लिए। तो ये आपका सीरीज है, ये अति सक्रिय है, ये मध्यम सक्रिय है और ये बहुत कम सक्रिय है। तो ये जो महत्वपूर्ण धातु है ये प्रकृति में कुछ अलग अलग अवस्थाओं में पाई जाती है। तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकृति में धातु की उपस्थिति। प्रकृति में धातु दो रूपों में मौजूद है। क्या बोल रहे थे हम कि प्रकृति में जो धातु है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है मुक्त अवस्था और एक होता है संयुक्त अवस्था। ये दो अवस्था है। प्रकृति में जो धातु मौजूद है वो दो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन हो गया? एक हो गया मुक्त अवस्था और एक हो गया संयुक्त अवस्था। हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, ये सभी पाया जाता है संयुक्त अवस्था में। और जो हाइड्रोजन के नीचे धातु है, आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन कैसा? हाइड्रोजन धातु नहीं है, अधातु है। हाइड्रोजन के जो नीचे धातु है ये पाया जाता है मुक्त अवस्था में। मतलब मुक्त अवस्था का मतलब होता है जो धातु किसी और के साथ अभिक्रिया ना कर सके, फ्री रह सके प्रकृति में। तो फ्री कौन रहेगा? जिसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होगी। तो अभिक्रियाशीलता किसकी बहुत कम है? तो आपने बोला जो हाइड्रोजन के नीचे है। प्रकृति में धातु दो रूपों में, एक होता है मुक्त अवस्था में और एक होता है संयुक्त अवस्था में। ये जो मुक्त अवस्था में कौन कौन हो गया? कॉपर हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, मरकरी हो गया। तो ये सभी के सभी किस अवस्था में होंगे? मुक्त अवस्था में। बाकी कौन हो गया? बाकी जो भी बच गया, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वगैरह वगैरह, ये सभी धातु किस रूप में? संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था का मतलब ये किसी न किसी के साथ जुड़ के रहेगा। मुक्त अवस्था का मतलब ये फ्री रहेगा, ये किसी न किसी के साथ जुड़ के रहेगा। तो ये फ्री रहेगा मतलब ये एटॉमिक रूप में रहेगा, परमाणविक रूप में रहेगा। यहीं पे हम आपको एक बात बता देते हैं, परमाणविक रूप में तत्व तीन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। परमाणविक रूप में तीन अलग अलग रूप में, एक होता है मोनो एटॉमिक, एक होता है डाई एटॉमिक और एक होता है ट्राई एटॉमिक। सबसे पहली बात, एक हो गया मोनो एटॉमिक, एक हो गया डाई एटॉमिक, एक हो गया ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब इसमें एक एटम हो, जैसे हो गया आपका सोडियम हो गया, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सभी जो है मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक जैसे जिसमें दो परमाणु हो, H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया वगैरह, ये सभी डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक जैसे O3, इसमें तीन परमाणु है, तो ये क्या हो गया आपका? ट्राई एटॉमिक। तो ये तत्व जो है प्रकृति में मोनो एटॉमिक, या तो उसमें एकल परमाणु होगा। मोनो एटॉमिक में आप देखेंगे 6 निष्क्रिय गैस, आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सभी के सभी कैसा हो गया? मोनो एटॉमिक। H2, Cl2, O2, N2, ये हो गया डाई।
डाई एटॉमिक का मतलब जिस तत्व में 2 परमाणु हो, और ट्राई एटॉमिक का मतलब जिस तत्व में 3 परमाणु हो। तो ये हो गया फ्रीज, लेकिन ये सभी किसी न किसी के साथ जुड़ के रहेगा। मान लीजिए सोडियम जो है वो NaCl के साथ जुड़ के है, मान लीजिए कैल्शियम जो है कार्बोनेट के साथ जुड़ के है, मान लेते हैं मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट के साथ, वगैरह वगैरह, ये सभी जो इस प्रकार से मतलब किसी न किसी के साथ जुड़ के रहता है। तो ये प्रकृति में धातु 2 रूपों में मौजूद है, एक है मुक्त अवस्था और एक है संयुक्त अवस्था। कंप्लीट। आप एक बात याद रखिएगा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, तत्व में धातु भी होता है और अधातु भी होता है। तो धातु में एल्यूमिनियम और अधातु में ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग 2-3 टर्म को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज सबसे पहला टर्म होगा खनिज, जिसमें आज सबसे पहला टर्म होगा खनिज, जिसमें आज सबसे पहला टर्म होगा खनिज और दूसरा टर्म होगा अयस्क। सबसे पहला टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे खनिज। तो आज का पहला स्टार है आपके सामने खनिज। ये खनिज क्या है? तो आपने क्या देखा कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर परत के रूप में जैसे लोहा मिलता है, सोना मिलता है, कोयला मिलता है, बहुत सारे चीज़, एल्यूमिनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, वगैरह वगैरह। उन्हीं सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज बोलते हैं। तो खनिज क्या है कि कहता है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु के ठोस यौगिक को, हमने क्या बोला, पृथ्वी के अंदर क्या है, धातु किसी न किसी के साथ मिला हुआ है ना, तो वो क्या हो गया, किसी के साथ मिलकर के यौगिक बन गया, और वो ठोस अवस्था में होता है। आपने पढ़ा था धातु ठोस अवस्था में होता है, तो यौगिक कैसा होगा? ठोस होगा। तो आपने क्या बोला, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु के ठोस यौगिक को, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु के ठोस यौगिक को, वो धातु कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। आपने क्या लिखा? पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धातु के ठोस यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। दूसरा वर्ड है आज का अयस्क। अयस्क क्या है? सर अयस्क जो है वो खनिज का ही एक रूप है, लेकिन वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं जिसमें नंबर 1 धातु की मात्रा अधिक हो, धातु की मात्रा अधिक हो मतलब प्रचुर हो। दूसरा, खर्च कम लगा हो, खर्च कम लगता हो। तीसरा, आसानी से धातु प्राप्त होता हो। ठीक है, क्या बोले? वैसा अयस्क किसे कहते हैं? तो आपने क्या बोला कि वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा प्रचुर हो, खर्च कम लगता हो और आसानी से प्राप्त हो जाता हो, वैसे खनिज को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क क्या है? अयस्क खनिज का ही एक रूप है। तो खनिज खनिज का कैसा रूप है? तो खनिज का वैसा रूप है जिसमें धातु प्रचुर हो, जिसमें लागत कम लगता हो, जिसमें मैन पावर कम लगता हो, जिसमें मशीन कम लगता हो, जिसमें समय कम लगता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अयस्क बोलेंगे। तो जैसे हमने कहा था कि मान लीजिए कि आप कहीं पे मिट्टी हटा रहे हैं, पता चला यहाँ पे पेट्रोलियम है, पहले वो पता करेंगे आप कि जितना लागत इस पेट्रोलियम को निकालने में होगा, उसके शोधन में होगा, क्या उससे प्राप्ति उस खर्च से अधिक हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तभी आप उस पेट्रोलियम को निकालेंगे। अगर पेट्रोलियम की मात्रा वहाँ पे बहुत अधिक है तब उसे हम खनिज नहीं अयस्क बोलेंगे। कहीं पे पेट्रोलियम है तो वो खनिज है, अगर उस खनिज में पेट्रोलियम बहुत अधिक है तो वो अयस्क है। कहीं पे लोहा का खान है तो वो खनिज है, लेकिन अगर उस खनिज में लोहे की मात्रा अधिक है तब वो अयस्क है। तो हम लोग 2 चीज़ समझे, एक खनिज और एक अयस्क। अब हम लोग को ये समझना है कि प्रकृति में अयस्क जो है वो कुछ अलग अलग रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में अयस्क कुछ रूपों में पाया जाता है। तो अयस्क के रूप, अगला हेडिंग आप देंगे, अयस्क के रूप, अयस्क के रूप। अगला हेडिंग आपने क्या दिया? अयस्क के रूप। ये कुछ रूप में पाया जाता है, जैसे हैलाइड के रूप में, सबसे पहला हैलाइड के रूप में, दूसरा ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, तीसरा कार्बोनेट के रूप में, चौथा सल्फाइड के रूप में, पांचवा सल्फेट के रूप में,
सल्फेट के रूप में, तो हेलाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, और क्या हो गया सल्फेट के रूप में। ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग प्रकार है कि अयस्क जो है वो प्रकृति में किन रूपों में। आप कैसे समझेंगे हेलाइड के रूप में, जैसे किसी में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, अगर ये सभी लगा हो तो वो कैसा होगा हेलाइड। जैसे आप पहचानो ना, यहाँ आइए ना, जैसे NaCl बताइए, क्लोरीन लगा हुआ है तो ये किस रूप में होगा, हेलाइड के रूप में। जैसे देखिए आप ऑक्साइड के रूप में, जिसमें ऑक्सीजन लगा हो, जिसमें ऑक्सीजन लगा हो वो किस रूप में होगा, हेलाइड के रूप में। जैसे आपके पास हो गया CaO, जैसे हो गया आपके पास Al2O3, जैसे हो गया Fe2O3, गौर कीजिए सब में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, तो ये सभी किस रूप में है, ऑक्साइड के रूप में। तीसरा क्या है, कार्बोनेट के रूप में, जैसे जिसमें CaCO3 क्या हो गया, कार्बोनेट के रूप में। जैसे Na2CO3 देखिए किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में। अगला क्या है, सल्फाइड के रूप में, जैसे FeS2 देखिए क्या हो गया, सल्फाइड के रूप में। सल्फेट के रूप में जैसे CuSO4, MgSO4, CaSO4, तो ये सभी क्या हो गया, सल्फेट के रूप में। तो ये सभी क्या है कि अयस्क जो है प्रकृति में इन रूपों में पाया जाता है। अयस्क जो है प्रकृति में इन रूपों में पाया जाता है। किन रूप में, तो ऑक्साइड के रूप में, हेलाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, ये अलग अलग प्रकार से प्रकृति में अयस्क पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ अयस्क के बारे में जानेंगे, कौन किसका अयस्क है, कौन किसका, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th से लेकर के कंपटीशन तक यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, महत्वपूर्ण अयस्क का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको सोडियम का अयस्क। सोडियम, सोडियम का अयस्क, सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, सोडियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बोरेक्स। क्या है, बोरेक्स। ये सोडियम का, बोरेक्स किसका अयस्क है, सोडियम का। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब तो आप समझ जाओगे, ये सब बहुत आसान है। जैसे सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब तो पहचान जाओगे, इंपॉर्टेंट है। सोडियम लगा है तो आप समझ जाओगे सोडियम का अयस्क है, लेकिन बोरेक्स में सोडियम नहीं लगा हुआ है, तो ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा होगा पोटासियम का, पोटासियम का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बनता है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। दूसरा हो गया पोटासियम कार्बोनेट। अगला बनता है पोटासियम सल्फेट। ये सभी किसका अयस्क है, पोटासियम। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम में एक इंपॉर्टेंट था, कौन, बोरेक्स। अगला आप देखेंगे, अगला है तीसरा मैग्नीशियम का अयस्क। तीसरा है आपके पास किसका, मैग्नीशियम का अयस्क। मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नीशियम में होता है, सबसे पहला अयस्क होता है मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट। दूसरा होता है डोलोमाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका हर एक इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट। तीसरा है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। चौथा है इप्सम। ये 4 इसका इंपॉर्टेंट अयस्क है। कौन कौन हो गया, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, बताइए कार्नेलाइट इनमें से किसका अयस्क है। ये तो बहुत पूछता है 10th के ऑब्जेक्टिव में। इप्सम किसका अयस्क है, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है, डोलोमाइट किसका अयस्क है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है, इप्सम किसका अयस्क है, ठीक है। चौथा कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम का सबसे पहला अयस्क है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, या इसी को बोलते हैं संगमरमर। पूछेगा संगमरमर किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है, कैल्शियम का। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, इसका एक अयस्क है जिप्सम। जिप्सम किसका अयस्क है, कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम
सल्फेट, ठीक है। उसके बाद कैल्सी, इसमें एक बनता है कैल्शियम का अयस्क जिसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये सभी उतना जिसमें नाम लगा हुआ है अयस्क का वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन हो गया? जिप्सम। किसका अयस्क है? कैल्शियम, ठीक है। पांचवा लिख चुके, जल्दी से थोड़ा नोट करेंगे। पांचवा पे हम लोग चलेंगे। पांचवा में हम लोग देखेंगे, पांचवा में एल्यूमिनियम का, पांचवा में हो गया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है, सबसे पहला है इसका अयस्क बॉक्स, इसका हर एक अयस्क इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट, अगला है क्रायोलाइट, अगला है कोरंडम, कोरंडम को ही बोलते हैं नीलम, और एक होता है डायोस्पार, डायोस्पार। ये किसका अयस्क है? सब एक पर एक। ये सभी अयस्क किनके हो गए? एल्यूमिनियम का। आपसे पूछेगा इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किसका है? एल्यूमिनियम का। कोरंडम किसका है? एल्यूमिनियम का। डायोस्पार किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ओके, अगला है आपका, अगला है छठा है लोहा का अयस्क, लोहा का। लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, हेमेटाइट। दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है आयरन पायराइट, पायराइट्स। चौथा है सीडेराइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। ये सभी के सभी जो है, ये सभी किनके अयस्क हैं? लोहा का। कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क है, किनका हो गया? लोहा का। ऊपर में किसका था? एल्यूमिनियम का। नीचे किसका हो गया? लोहा का। सातवां यहाँ आते हैं, सातवां देखते हैं कॉपर का। कॉपर का अयस्क होता है, सबसे पहला हो गया क्यूपराइट, क्यूपराइट। अगला है एजुराइट, अगला है मैलेकाइट। ये सभी अयस्क है किनके? कॉपर का। कॉपर का इंपॉर्टेंट अयस्क कौन कौन हो गया? क्यूपराइट हो गया, एजुराइट हो गया, मैलेकाइट हो गया। तो ये सभी किनका अयस्क हो गया? कॉपर का, ठीक है। आठवां टीन, टीन का अयस्क है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। बस इसका यही इंपॉर्टेंट अयस्क है। किसका? टीन का क्या हो गया? कैसीटेराइट। नौवां मरकरी का अयस्क, मरकरी का अयस्क है सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का। सिनेबार किसका अयस्क हो गया? मरकरी का। दसवां हो गया आपका चांदी, चांदी का मतलब, चांदी का मतलब सिल्वर, चांदी, चांदी मतलब सिल्वर। सिल्वर का अयस्क, सिल्वर का पहला अयस्क है आपका जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। इसी को नेटिव सिल्वर भी कहते हैं, नेटिव वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, नेटिव सिल्वर। इसी को जर्मन सिल्वर भी कहते हैं, जर्मन सिल्वर। और जर्मन सिल्वर का सिंबल क्या है? एजी, एजी का पूरा नाम अर्जेंटाइट। तीसरा इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट किसका अयस्क हो गया? चांदी का। तो सबसे पहले कॉपर का अयस्क क्यूपराइट, एजुराइट, मैलेकाइट। टीन का कैसीटेराइट, मरकरी का सिनेबार, चांदी का हो गया नेटिव सिल्वर, जर्मन सिल्वर, अर्जेंटाइट। कंप्लीट हो गया। अगला अगला देखेंगे आप जिंक का अयस्क। अगला अयस्क आप देखेंगे जिंक का। जिंक का सबसे पहला अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, उसके बाद होता है जिंकाइट। पहला कौन अयस्क हो गया? पहला हो गया, जैसे वहाँ कॉपर में देख लिया आपने, क्या 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 देखा कॉपर में? कॉपर में हो गया क्यूपराइट, क्यूपराइट, एजुराइट, और हो गया आपका मैलेकाइट। जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड, जिंकाइट। और एक अयस्क होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है कैलामीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिंक ब्लेंड और जिंकाइट इस दोनों में देखेंगे आपकी नाम छुपा हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट कौन हो गया इसके लिए? इसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया आपका कौन सा हो गया इम्पोर्टेंट? कैलामीन। ओके,
अगला देखेंगे आप सोना का अयस्क। सोना का एक होता है, एक अयस्क होता है इसका सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट इसका बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क है सिल्वेनाइट। किसका अयस्क हो गया ये? सोना का अयस्क हो गया। कौन हो गया सोना का अयस्क? सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट किसका अयस्क हो गया? सोना का। एक 13 में देखेंगे आप मैग्नीज का अयस्क। मैग्नीज का अयस्क है पाइरोलूसाइट। पाइरोलूसाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क था जिसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें से चाहे आप 10th में हो चाहे आप कंपटीशन में हो, मतलब कि एक दो सवाल बहुत सुंदर सुंदर पूछ देता है। बस इसी में अगर आपका इतना क्लियर है तो इससे अधिक सवाल आपका नहीं जाएगा, वादा है मेरा। तो आपने क्या देखा कि जिंक का जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामिन, सोना का सिल्वेनाइट, अगला मैग्नीज का हो गया पाइरोलूसाइट, मरकरी का अयस्क हो गया सिनेवार, टीन का अयस्क हो गया कैसिटेराइट, चांदी का अयस्क हो गया नेटिव सिल्वर, जर्मन सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये तीनों इसका अयस्क हो गया। तो ये था क्या था ये अयस्क, मतलब कि महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण ये अयस्क है। तो प्रकृति में जो अयस्क है वो किन रूपों में पाया जाएगा? ऑक्साइड के रूप में, हैलाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, वगैरह वगैरह इस रूपों में पाया जाएगा। कौन चीज़? अयस्क। और कुछ महत्वपूर्ण अयस्क को भी आपने डिस्कस कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क को भी आपने डिस्कस कर लिया। कंप्लीट। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क को भी आपने डिस्कस कर लिया। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टर्म को समझेंगे। देखेंगे आप कुछ महत्वपूर्ण टर्म को समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जो अब पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा धातु का निष्कर्षण। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो चैप्टर, उसका नाम है धातु का निष्कर्षण। तो सबसे पहला टर्म हम लोग समझते हैं धातु कर्म, इसको बोलते हैं मेटालर्जी या धातु का निष्कर्षण। पहला टर्म हम लोग समझने वाले हैं धातु का निष्कर्षण। ये क्या है? तो धातु कर्म और धातु का निष्कर्षण का मतलब होता है कि आपके पास मान लो कोई अयस्क है, आपके पास मान लो कोई अयस्क है। तो हुआ क्या कि उस अयस्क में आपके पास कुछ अयस्क है। तो उस अयस्क में हमने क्या बोला, जैसे आपने लोहा निकाला तो लोहा में क्या होगा? ढेर सारी अशुद्धियाँ होंगी। तो उन अशुद्ध अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग कहते हैं धातु का निष्कर्षण या धातु कर्म। क्या बोले कि अशुद्ध अयस्क में से शुद्ध धातु, अशुद्ध अयस्क में से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी का नाम क्या है? धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण। लिख दिया आपने। नेक्स्ट दूसरा टर्म है आपके पास, दूसरा टर्म है अधात्री। इसी को बोलते हैं गैंग, क्योंकि कभी कभी यही वर्ड पूछ देता है। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या टर्म आया? अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स। ये क्या है? जैसे मान लो कि आपने अयस्क की बात की, तो अयस्क में क्या होगा? कुछ अशुद्धि होगी। तो वही जो अयस्क में जो अशुद्धि पाया जाता है उसी अशुद्धि का नाम है अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स। अर्थात अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को, अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? अधात्री या गैंग या मैट्रिक्स। लिख दिया आपने। तीसरा पॉइंट है आपके पास अयस्क का सांद्रण। तीसरा पॉइंट है आपके पास अयस्क का सांद्रण। सांद्रण का मतलब हो गया, सांद्रण का मतलब हो गया, अयस्क का सांद्रण का मतलब होता है कि किस, मान लो अयस्क में अशुद्धि है तो अयस्क में से अशुद्धि की मात्रा कम करने की प्रक्रिया को, किसी अयस्क में से अशुद्धि की मात्रा कम करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। हमने क्या कहा? किसी अयस्क में से अशुद्धि की मात्रा कम करने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। कंप्लीट। चौथा पॉइंट है आपके पास निस्तापन। निस्तापन इसी को बोलते हैं कैल्सिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैल्सिनेशन। क्या है आज का स्टार? क्या है? कैल्सिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये कहानी क्या है? मान लीजिए कि कोई आपके पास अयस्क है, तो किसी भी अयस्क को
कम वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को, फिर समझिए, किसी अयस्क को कम वायु मतलब सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन या निस्तापन कहते हैं। हमने क्या कहा, किसी अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तापन, उसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन जो है ये केवल कार्बोनेट अयस्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कैल्सिनेशन किस अयस्क के लिए होता है, कार्बोनेट अयस्क, जैसे CaCO3 के लिए होगा, MgCO3 के लिए होगा, ये सभी के सभी, मतलब ये जो आपका कैल्सिनेशन है वो किस प्रकार के अयस्क के लिए होता है, तो कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। पांचवा है भर्जन, इसी का नाम है जारन, इसी का नाम है रोस्टिंग, रोस्टिंग, भर्जन या जारन या रोस्टिंग। भर्जन भी गर्म करने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें वायु की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, अर्थात किसी अयस्क को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को, अर्थात किसी अयस्क को पर्याप्त वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग या भर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल ऑक्साइड अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया केवल सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है और कैल्सिनेशन कार्बोनेट अयस्क के लिए। ये किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। कंप्लीट। छठा टर्म हम लोग समझेंगे फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स को हिंदी में कहते हैं द्रावक। क्या कहते हैं, द्रावक। ये देखो फ्लक्स क्या है, हमने क्या बोला, यदि आपके पास अयस्क है तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होंगी। उसमें कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जिनकी अशुद्धियां द्रवणशील नहीं होती है, घुलनशील नहीं होती है, मतलब उसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। तो वैसे अशुद्धियां जिनके गलनांक उच्च होते हैं, उनके गलनांक को कम करने के लिए, जल्दी पिघलाने के लिए आप एक बाहर से अशुद्धि मिलाते हो, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। अर्थात अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि की गलनांक को कम करने के लिए बाहर से मिलाए गए अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फिर से बोलते हैं, क्या बोला हमने, फ्लक्स। फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स है आपका क्या कि अगर किसी अयस्क में अशुद्धि का गलनांक उच्च है तो उसके गलनांक को कम करने के लिए आप बाहर से एक अशुद्धि मिला दिए, उसी का नाम क्या है, फ्लक्स। ठीक है। अगला सातवां पॉइंट है स्लैग। स्लैग का मतलब होता है धातुमल। धातुमल, ये धातुमल क्या है वो देखिए, आपके अयस्क में गैंग था या मैट्रिक्स था, तो आपने उस अशुद्धि, ये अशुद्धि है, अशुद्धि में आपने फ्लक्स मिला दिया, तो जब ये दोनों मिलता है तो एक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी नए पदार्थ के पदार्थ का क्या नाम है, स्लैग। तो आपने क्या बोला, जब फ्लक्स को किसी अयस्क में मिलाया जाता है, तब फ्लक्स अशुद्धि के साथ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्लैग। इसका मतलब है गैंग प्लस फ्लक्स, ये क्या बनाता है, स्लैग। जब अशुद्धि और द्रावक दोनों मिलता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसका नाम क्या है, स्लैग, मतलब धातुमल। अब धातुमल बन गया मतलब गंदगी, उस गंदगी को आप निकाल करके बाहर फेंक दीजिए और आपका धातु शुद्ध हो गया। तो यही क्या है आपका स्लैग। आठवां पॉइंट होता है हमारा, आठवां आपका, पहले आप साथ में क्या पढ़ा आपने, स्लैग। ठीक है। आठवां पॉइंट है, एक टर्म है जिसका नाम है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, और इस स्मेल्टिंग का हिंदी होता है प्रगलन। प्रगलन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास Fe2O3 है, तो ये किस रूप में है, ऑक्साइड के रूप में। तो धातु के ऑक्साइड से या ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोले, ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। हमने क्या कहा कि स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग है कि धातु ये ऑक्साइड अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम क्या है आपका, स्मेल्टिंग। तो क्या बोला आपने, धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम क्या है आपका, स्मेल्टिंग। ओके, नेक्स्ट अगला टर्म हम लोग को समझना है 9 नंबर में। आपको हमने बताया था सक्रियता श्रेणी, फिर बताते हैं सक्रियता श्रेणी।
सक्रियता श्रेणी में था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, सीयू, एजी, एयू, एचजी, पीटी वगैरह। जिसमें से ये कैसा है, ये है अति सक्रिय। ये कैसा हो गया, अति सक्रिय। ये कैसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये है मध्यम सक्रिय, मध्यम सक्रिय। और ये कैसा हो गया, बहुत कम सक्रिय। ये कैसा हो गया, ये हो गया बहुत कम सक्रिय। ये कैसा हो गया, बहुत कम सक्रिय। इस तीनों को निष्कर्षित करने के लिए, मतलब इस तीनों प्रकार के धातु को प्राप्त करने के लिए कुछ अलग अलग प्रोसेस है। जो धातु अति सक्रिय होता है, जो धातु अति सक्रिय होता है, उसका निष्कर्षण करते हैं विद्युत अपघटन विधि से। किस विधि से, विद्युत अपघटन विधि से। बताइए, जो धातु बहुत सक्रिय होगा उसका निष्कर्षण किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटन। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, केवल अभी समझा रहे हैं किस विधि से करते हैं, विद्युत अपघटन विधि से। दूसरा, जो धातु कम सक्रिय होता है, जो धातु कम सक्रिय होता है, जो धातु कम सक्रिय होता है, उसका हम लोग करते हैं निस्तापन से। किससे करेंगे, निस्तापन से। जो बहुत कम सक्रिय होता है उसका निष्कर्षण करते हैं भर्जन से। किससे करेंगे, भर्जन से। तो ये तीन चीज आपको समझना है कि जो धातु बहुत सक्रिय होता है उसका क्या आपको नीचे दिख रहा है, एक बार हमको चेक करना पड़ेगा आपको। हाँ, दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो क्या बोले, जो धातु बहुत सक्रिय है उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे आप, विद्युत अपघटन विधि से। अब ये विद्युत अपघटन क्या है, इसका डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। ये अब इसका डिस्कशन सर हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी में किए हुए हैं, थोड़ा सा आप देखेंगे, नहीं एसिड बेस में शायद। और ये जो मध्यम सक्रिय है उसका किस विधि से, निस्तापन से। जो बहुत कम सक्रिय होता है उसका निष्कर्षण किस विधि से, भर्जन विधि से। तो जल्दी से आप इन सभी को नोट करेंगे, ठीक है। आप पॉज किए, आपने नोट किया जी, नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां टर्म जो है वो है आपका धातु का जो निष्कर्षण हम लोग करते हैं, उसके निष्कर्षण के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसका कुछ स्टेप्स होता है, और उन स्टेप्स के द्वारा हम लोग धातु का निष्कर्षण कर पाते हैं। कुछ स्टेप है, उन स्टेप्स के द्वारा हम लोग धातु का निष्कर्षण कर पाते हैं। तो धातु के निष्कर्षण का 4 स्टेप्स है। तो अगला हेडिंग होगा धातु के निष्कर्षण के चरण। अगला स्टार है धातु के निष्कर्षण का चरण। धातु के निष्कर्षण का चरण। धातु के निष्कर्षण का चरण मतलब धातु का निष्कर्षण कितने चरणों में होता है, कितने स्टेप्स में होते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या इसी को लिख सकते हैं आप धातु कर्म के चरण। तो धातु कर्म का जो निष्कर्षण है वो 4 तरीका नहीं है, 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है धातु कर्म के 4 चरण हैं, 4 प्रकार नहीं है, 4 चरण हैं। वो पहला चरण है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, एक एक करके हम लोग बात करेंगे इस पे। अयस्क का सांद्रण। दूसरा चरण है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रित सबसे पहला क्या है, अयस्क का सांद्रण। दूसरा क्या है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा है ऑक्साइड अयस्क से धातु की प्राप्ति। ऑक्साइड अयस्क से धातु की प्राप्ति। और चौथा चरण है धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण। इस चारों स्टेप्स को अगर हम लोग पढ़ लें तो धातु और अधातु जो ये चैप्टर है ये आपका फिनिश हो जाएगा। ये 4 चरण को अच्छे से पढ़ना है। धातु के निष्कर्षण के 4 चरण हैं या धातु कर्म के 4 चरण हैं। पहला चरण क्या है, अयस्क का सांद्रण अलग से पढ़ेंगे।
सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन पढ़ेंगे अलग से, ऑक्साइड अयस्क से धातु की प्राप्ति पढ़ेंगे अलग से, धातु का शुद्धिकरण पढ़ेंगे अलग से। इसी चारों को एक एक करके स्टडी करना है। हमने स्टडी किया और ये चैप्टर लॉग, लेकिन इसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।